नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज वाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं के लिए सामान्य औषधियां व उनके उपयोग के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं मुर्गी पालन और मुर्गियों से संबंधित मुख्य नस्लें और उनके रोगों के बारे में। उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे जनरल मेडिसिन फॉर एनिमल्स एंड देयर यूज, यानी सामान्य औषधियां कौन कौन सी है और इन औषधियों का किस किस प्रकार के रोग में या किस प्रकार की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से 1% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का, मतलब पक्का आता है, 100% इसके चांस हैं। यानी यहाँ से 1% आएगा ही आएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर पशुपालन ऐड है, वहां पर इस टॉपिक का 1% डैम श्योर हूं मैं, पर्सन मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं के लिए सामान्य औषधियां और उसके उपयोग। सबसे पहले नंबर की अगर अपनी बात करें एंटीबायोटिक्स की, यानी प्रतिजैविक औषधियां। अब ये प्रतिजैविक औषधियां क्या हैं और इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं राजा मैं, यानी क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन पेपर में यही बनेगा। जैसे अभी अपने एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक औषधि कहाँ यूज होती है और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। यहाँ एग्जाम्पल पे प्रश्न बनेगा, तो अपने को एग्जाम्पल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले अगर अपने बात करें एंटीबायोटिक की, तो जो एंटीबायोटिक होती है ना, वो राजा जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणुओं की ग्रोथ है उसको रोक कर उन्हें नष्ट कर देती है। जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है यानी बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया को पहले तो उनकी ग्रोथ रोक देगी, उसके बाद इनको पूर्णतः क्या कर देगी, नष्ट कर देती है। इन औषधियों को एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी पूर्णतः नष्ट कर देगी। एक एंटीबायोटिक होगी, फिर आगे एंटीसेप्टिक भी पढ़ेंगे, दोनों में अंतर भी देखेंगे। तो एंटीबायोटिक वे औषधियां जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकेगी, उसके साथ उन्हें नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां कहलाती है। इन औषधियों में अगर अपने उदाहरण देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन, है ना। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन है ना। हाँ, तो ये 3 प्रकार के अपने सामान्य जो एंटीबायोटिक में औषधियां पढ़ते हैं वो है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन। ये आती है राजा एंटीबायोटिक में। देखो एंटीबायोटिक क्या करेगी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकेगी, उसके साथ साथ उन्हें पूर्णतः क्या कर देगी, नष्ट कर देती है। उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। अरे बोलो भैया हाँ। नेक्स्ट अगर अपने बात करें एंटीबायोटिक के बाद, एंटीबायोटिक के बाद आती है राजा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को अपने कहते हैं जीवाणु रोधक या जीवाणु प्रतिरोधी। अब देखो एंटीबायोटिक तो क्या करेगी, जीवाणुओं को नष्ट कर देगी, लेकिन एंटीसेप्टिक जीवाणु रोधक, नाम से स्पष्ट होना, रोधक मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देगी, लेकिन जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है। डेफिनेशन में क्या बनेगी, वे औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को तो रोक देती है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर पाती। अरे बोलो रे हाँ, शाबाश, शाना टाबर है, ऑनलाइन क्लास वाला टाबर है, नहीं बहुत शाना है। तो उन्हें बोलते हैं क्या, एंटीसेप्टिक या जीवाणु रोधक या जीवाणु प्रतिरोधी। समझ गए ना बात। तो वे औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को तो रोक देगी लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर पाती, एंटीसेप्टिक कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं बोरिक एसिड, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा कहते हैं, आयोडीन और डिटॉल, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एंटीसेप्टिक, है ना। वो एक ऐड आती है ना, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, ये है आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना। वो क्रीम एंटीसेप्टिक क्रीम ही है वो, एक तरह से मतलब जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है ना। तो वो ऐड में अपने बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो बोरिक एसिड, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है, एंटीसेप्टिक हैं। इसके बाद अपने देखते हैं राजा रोगाणुनाशक या जीवाणुनाशक, यानी जीवाणुनाशक औषधियां क्या है। देखो वे औषधियां जो रोगाणुओं तथा उनके बीजाणुओं सहित नष्ट कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं, अपने रोगाणुनाशक औषधियां कहते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी अपने पास रोगाणु है या कोई भी जीवाणु है या कोई कवक है और उनके बीजाणु मतलब जो रिप्रोडक्शन करके वो ग्रोथ करेंगे,
उन दोनों को नष्ट कर देंगे, यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आ लियो बांसुरी को बेका बाजी जड़ता ही खत्म कर देंगा कि छोड़ा ही कोनी। जट्ठू बने हुए भट्ठू लेके रे ठेठ ताई ऊपर ताई एडियो लेके चोटी ताई पूरा साफ कर देंगा। इसका मतलब जो बीजाणु बन रहे हैं उसके स्पोर, उनको, उसके साथ साथ कंप्लीट जो रोगाणु है, कोई वो चाहे बैक्टीरिया है चाहे वो फंजाई है, और उसकी जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी स्पोर बन रहा है या कोई कोनिडिया बन रहा है, इन सभी को वो क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं। उन्हें कहते हैं रोगाणु नाशक या जीवाणु नाशक औषधियां। ऐसी औषधियां रोगाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित नष्ट कर दे, उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु नाशक या जीवाणु नाशक कहलाती है। जैसे आता है फिनाइल, लाइजोल, चूना और फिनोल, जिसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। लाइजोल आता है, फिनाइल आता है, चूना आता है, कार्बोलिक एसिड आता है। अपने ऐड बहुत देखते हैं, फिनाइल की ऐड देखते हैं, लाइजोल देखते हैं, बोरिक एसिड फिनोल के देखते हैं। अपने घरों में भी देखा होगा या पशुशाला में अपने देखा होगा, जो फर्श है उन पशुशाला के फर्शों पर या घरों में फर्शों पर अपने फिनाइल का, लाइजोल का, है ना, उससे क्या करते हैं, ऊपरी फर्श को पोंछते हैं, जिससे जितने भी रोगाणु जीवाणु जो फर्श पर हैं वो नष्ट हो जाए, है ना। तो वो चीज आ जाती है। आगे बात समझ में, पहली पहली पढ़ ली राजा अपनों ने एंटीबायोटिक, फिर एंटीसेप्टिक यानी प्रतिजैविक पढ़ ली, जीवाणु रोधक पढ़ ली, और एक रोगाणु नाशक या जीवाणु नाशक अपनों ने बात कर ली। अब अपने बात करते हैं राजा विरेचक या रेचक के बारे में। रेचक औषधियां कौन सी होती है? अच्छा, रेचक के अंदर वे वो औषधियां आएंगी राजा जिससे पशु के अंदर लूज मोशन लग जाती है, पेट को साफ करने में काम आती है। ये वे औषधियां या वे पदार्थ जिन्हें खिलाए जाने पर पशुओं को लूज मोशन या दस्त लग जाते हैं, उनका पेट साफ हो जाता है, उन्हें विरेचक या रेचक औषधियां कहते हैं। अब रेचक औषधियों में 3 प्रकार की रेचक औषधियां होती है, हल्के रेचक, मृदु रेचक और तीव्र रेचक। हल्के रेचक तो क्या होगा, हल्के रेचक नाम से स्पष्ट हो रहा है, हल्के रेचक वे पदार्थ होंगे जिनको खाने से हल्के दस्त लगते हैं, सामान्य दस्त लगेंगे एनिमल को। इसमें आता है इसबगोल, इसी के अलावा हरा चारा, गंधक और सीरा। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, हल्के रेचक में आते हैं। वे रेचक पदार्थ या वे रेचक पदार्थ जिनको खाने से सामान्य दस्त लगने लग जाते हैं उनको बोलते हैं हल्के रेचक। इसबगोल आएगा राजा, इसमें सीरा आएगा, गंधक आएगी, हरा चारा, ये हल्के रेचक में आते हैं। अब रेचक तो जिनको खाने से सामान्य दस्त लग जाए, सामान्य नॉर्मल लूज मोशन, उन्हें रेचक या विरेचक कहते हैं। इसी के अंदर नंबर 2 आता है राजा मृदु रेचक। मृदु रेचक में क्या होगा, खुलकर दस्त आते हैं, इनमें पशुओं का पेट पूर्णतः साफ कर देते हैं, ये मृदु रेचक होते हैं। जिसमें आता है मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, अलसी का तेल और सोडियम सल्फेट। एग्जाम्पल आपको मैं बार बार कह रहा हूं राजा, एग्जाम्पल अपने को याद रखना है और बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर पर इसी में आता है तीव्र रेचक, यानी सबसे ज्यादा रेचक। इसमें क्या होता है, पशुओं को बार बार लूज मोशन होता है और पूर्णतः पेट साफ हो जाता है। इसमें आता है क्रोटन का ऑयल, इसके अलावा बेरियम क्लोराइड का इंट्रावीनस इंजेक्शन। बेरियम क्लोराइड का इंट्रावीनस इंजेक्शन अपने लगाएंगे, उससे पूर्णतः पेट साफ हो जाता है। तो रेचक कह दो या विरेचक कह दो, वे औषधियां जिनको खाने से पशुओं में लूज मोशन हो जाते हैं उन्हें विरेचक या रेचक औषधियां कहते हैं। पेपर में प्रश्न आएगा, मिलान कीजिए, 2-3 उदाहरण रेचक के आ जाएंगे। हल्के रेचक में जैसे गंधक आ गया, हरा चारा आ जाएगा। एक एग्जाम्पल अरंडी का तेल का, अलसी का तेल का आ जाएगा। एक एग्जाम्पल आ जाएगा क्रोटन का ऑयल। अब कहेगा इनको मिलाइए, हल्के रेचक कौन से, मृदु रेचक कौन से, तीव्र रेचक कौन से। तो हल्के रेचक में इसबगोल, सीरा, हरा चारा और गंधक। मृदु रेचक में आता राजा मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, अलसी का तेल, सोडियम सल्फेट। और तीव्र रेचक में कौन से आएंगे राजा, क्रोटन का ऑयल और बेरियम क्लोराइड का इंट्रावीनस इंजेक्शन। अब बात करते हैं राजा 5 नंबर पॉइंट, उत्तेजक या स्टिमुलेंट। उत्तेजक कौन से हैं? अब उत्तेजक भाई बाजी खानते ही मैं कहूँ या शरीर में या शांति सी उत्तेजना आ जाए, एकदम शांति बनी, एकदम करंट जाग जाए। वे औषधियां या वे पदार्थ
जिनको ग्रहण करने पर शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, करंट आ जाए भाई जी एन, उसे क्या कहते हैं, उत्तेजक कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, कपूर है, कैफीन। कैफीन देखो अपने पढ़ते हैं, कॉफी के अंदर अपने कैफीन की मात्रा देखते हैं, और जैसे अपने पीते हैं तो नींद नहीं आती। अपने चाय कॉफी जब ये पदार्थ लेते हैं उत्तेजक के रूप में, कैफीन होता है इनमें। अल्कोहल हो गया, कपूर हो गया, इनमें कैफीन होता है। तो इनकी अमाउंट जब लेते हैं तो शरीर के अंदर उत्तेजना आ जाती है, ठीक है, तो ये उत्तेजक में आएंगे। उसके बाद आते राजा स्तंभक। स्तंभक क्या करते हैं, अचानक किसी चीज को स्तंभित कर देते हैं, रोक देते हैं। तो स्तंभक में कौन से आएंगे, वे पदार्थ जो रक्त वाहिनियों तंतुओं में संकुंचन पैदा करके बहने वाले रक्त को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंग कट गया, उसके ऊपर अगर अपने स्तंभक लगा देंगे ना, तो स्तंभक लगाते लगाते क्या हो जाएगा, वहां से उस खून का, उस रक्त का, उस द्रव का स्त्राव क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रक्तवाहिनियों या श्लेष्मिक झिल्लियों या जो तंतु है उनको संकुंचन करके उसमें रक्त को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसका उदाहरण मैं आपको नॉर्मल दे दूं, जैसे फिटकरी है। आपने देखा होगा जब पुराने टाइम में, आजकल तो इतना यूज नहीं होता, पुराने समय में सिर्फ रेजर से वो दाढ़ी करते थे, तो अचानक काट देते थे, कटने के बाद फिटकरी लगाते थे तो खून आता था। फिटकरी लगाते तुरंत बाद जलन तो होती, लेकिन तुरंत बाद खून क्या हो जाता, रुक जाता। तो वो स्तंभक का काम करते हैं, है ना। तो फिटकरी लगाते ही वो पूर्णतः वहां पे उसको रोक देता है, वो स्तंभक होंगे, है ना। तो वे पदार्थ जो रक्तवाहिनियों, श्लेष्मिक झिल्ली व तंतुओं में संकुंचन पैदा करके बहने वाले रक्त या द्रव को क्या कर दें, बंद कर देते हैं, स्तंभक कहलाते हैं। इसमें टिंचर आयोडीन और फिटकरी बाह्य स्तंभक के उदाहरण हैं। टिंचर आयोडीन और फिटकरी बाह्य स्तंभक यानी बाहर से लगाएंगे। खड़िया, कत्था, अफीम, ये भी जो पतले दस्त को रोकने के लिए आंतरिक स्तंभक के रूप में काम आते हैं। समझ गए ना। तो दो चीजें आ जाती है, एक बाह्य स्तंभक होंगे और एक आंतरिक स्तंभक होंगे। बाह्य स्तंभक में कौन से आएंगे, टिंचर आयोडीन व फिटकरी बाह्य स्तंभक। खड़िया, कत्था और अफीम। अफीम मतलब पेपेवर सोमनीफेरम, नेड़े मिलती नहीं होती बीकानेर तो, अरे हाँ ठीक है, अफीम है ना, जो क्या करेगी, पतले दस्त को रोकेगी, लेकिन आंतरिक स्तंभक का उदाहरण है। तो दो प्रकार के अपने पास स्तंभक बन जाएंगे राजा, बाह्य स्तंभक टिंचर आयोडीन और फिटकरी, और आंतरिक स्तंभक में खड़िया, कत्था और अफीम, जो रक्तस्राव या द्रव को बंद करने में काम आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं, बोलो, स्तंभक कहते हैं। आगे बात समझ में, अरे बोलो रे, हाँ शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, शाबाश। पर्सन भाई जी पक्को आओगे, मैं थन के कूं याद कर ले उदाहरण। अभी तक अपने एंटीबायोटिक पढ़ ली, इसके अलावा एंटीसेप्टिक पढ़ ली, रोगाणुनाशक, विरेचक, उत्तेजक, स्तंभक। अब अपने बात करते हैं मर्दन तेल, मसाजिंग ऑयल। मर्दन तेल मसाज करने के लिए, यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा ऑयल जो मसाज के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे वो पशुओं के जोड़ों में दर्द हो या पुट्ठों में दर्द हो, उनको रोकने के लिए, दर्द को कम करने के लिए अपने मसाज ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसमें सरसों का तेल, तारपिन का तेल और तिल का तेल मुख्य फेमस है। सरसों का, तारपिन का और तिल का तेल अपने मसाज ऑयल के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आती है राजा ज्वर रोधी। ज्वर मतलब बुखार। अब ज्वर रोधी नाम से स्पष्ट हो रहा है, वे औषधियां जो बुखार या ताप को कम करने के लिए दी जाती है, ज्वर रोधी कहलाती है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है राजा, पर पेपर में अपने कंफ्यूज कहाँ होते हैं, अपने पेपर में कहाँ कंफ्यूज होंगे, अपने होंगे पेपर में कंफ्यूज एग्जाम्पल्स में, है ना। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एस्प्रिन, कुनेन, सेलिसिलिक अम्ल, ये सारे के सारे किस्में आते हैं, ये आते हैं राजा ज्वर रोधी में, बुखार को कम करने में या ताप को कम करने में। एस्प्रिन, कुनेन और सेलिसिलिक एसिड। इसके बाद आते हैं राजा कफोत्सक। कफोत्सक क्या होता है, कफ, कफ मतलब जैसे खांसी हो गई, खांसी हो गई अपने को, उस कफ को, यानी वे पदार्थ जो फुफ्फुस नाल है अपने पास, फुफ्फुस जैसे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर अपने बात करें, फुफ्फुस जहां से अपने श्वास ले रहे हैं, जो फुफ्फुस नाल है उसके सिक्रीशन को, क्योंकि जब अपने खांसते हैं तो इसी के थ्रू होते हुए अपने जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मुंह के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो जो फुफ्फुस नाल के अंदर जो सिक्रीशन हो रहा है उसको
बढ़ाते और पतला करने के बाद शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसको क्या कहते हैं, कफोत्सक कहते हैं, यानी फेफड़ों को एक तरह से साफ कर देंगे, खांसी को कम करने में। इसमें आता है अमोनिया और उड़नशील ऑयल। अमोनिया मुख्य इसका उदाहरण है। एक आते हैं राजा कफ रोधी। कफ रोधी में क्या होती है, वे औषधियां जो फुफ्फुस नाल के सिक्रीशन को कम करती है, कम कर देगी। इसमें अफीम और बेलाडोना आती है। देखो, एक तो राजा कफोत्सक, ये क्या करेगी, जो फुफ्फुस नाल के सिक्रीशन को बढ़ाएगी, पतला कर देगी और उसके बाद बाहर निकाल देगी शरीर से। कफोत्सक उत्सर्जन कर देंगे बॉडी से, जितना भी कफ है उसको बाहर निकालने में प्रयोग करेंगे। इसमें आता है अमोनिया और उड़नशील तेल। एक आता है कफ रोधी। रोधी मतलब इसको अंदर ही जाम ही कर दिए। कदी कदी दांसी वगैरह हो जाए गाँव में, अपने टिक्को लगा ले दांसी जाम हो जाए, फिर कहे दांसी पाक गई, छाती बच जाए, रिंग तो नमूनिया हो गयो और रिंग तो डॉक्टर ने दिखावा, पानी भर गयो छाती में, रिया बियार, है ना। वो क्या करती है, कफ रोधी औषधियां ले लेते हैं, वो कफ को अंदर ही जमा देती है, नष्ट कर देगी, बाहर कम उत्सर्जन को, सिक्रीशन है उसको कम कर देगी। तो वे औषधियां जो फुफ्फुस नाल के सिक्रीशंस को कम कर दे उन्हें कफ रोधी कहेंगे। और वे औषधियां जो फुफ्फुस नाल के सिक्रीशन को बढ़ाती है और उसके बाद पतला करके शरीर से बाहर निकाल दे, वो कफोत्सक है। कफोत्सक के उदाहरण राजा अमोनिया, अमोनिया आएगा। और जो कफ रोधी है, कफ रोधी में राजा अफीम और बेलाडोना आती है। अफीम और बेलाडोना आती है कफ रोधी के अंदर, और कफोत्सक में आती है अमोनिया और उड़नशील तेल। इसके बाद अंतिम अपने बात करें, लास्ट इस वीडियो का टॉपिक जो आता है, जो एंटीडोट्स हैं। एंटीडोट में विषहारी, यानी वे औषधियां जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाती है, उन्हें एंटीडोट्स या विषाग्न कहते हैं। यानी विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियां विषाग्न कहलाती है। इसमें आती है राजा साइनाइड और आयरन केल साल्ट यानी लवण। साइनाइड, जो साइनाइड विष के लिए है ना, लोह लवण का अपने प्रयोग करते हैं। इसमें आती है एंटीडोट, वे औषधियां जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाती है। एग्जाम्पल में आता है साइनाइड विष के लिए लोह लवण, जो आयरन है ना, आयरन के जो लवण है उसका अपने प्रयोग करते हैं। कभी कभी अपने गाँव में देखा होगा, जब अपने को छोटी छोटी या मक्खी काट जाए, का देसी भाषा में कह जो भाई जी टांटियो खा जाए, घरड़ा के कर चींपियो करियो तातो रोल है, टांटियो जेर के मार दियो चाहता तो चींपियो और चेप दियो, है ना। तो वो आयरन लवण को घिसना होता है, वहां पे आयरन को अपने से उसके ऊपर रब करेंगे तो वो क्या है, उस आयरन लवण के प्रभाव से वो विष का प्रभाव कम कर देगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो साइनाइड विष के लिए लो लवण का अपने प्रयोग करते हैं, वो एंटीडोट का काम करेगा। आगे बात समझ में ठीक करा जाए। ये औषधियां हैं पशुओं के काम आने वाली। इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया जाए एंटीबायोटिक, जिसमें पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लेरोमाइसिटिन पढ़ लिया। इसी के साथ अपने पढ़ ली एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में बोरिक एसिड, डिटोल, आयोडीन लाल दवा पढ़ ली राजा। रोगाणुनाशक में फिनाइल, लाइजोल, चूना, बोरिक एसिड यानी फिनोल पढ़ लिया। विरेचक में हल्के रेचकों में हरा चारा, गंधक, इस सब गोल और शीरा पढ़ लिया। मृदु रेचक में अपनों ने अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, अलसी का तेल, सोडियम सल्फेट पढ़ लिया। तीव्र रेचक में राजा अपने क्रोटन का ऑयल और बेरियम क्लोराइड का इंट्राविनस इंजेक्शन। उत्तेजक में अल्कोहल, कपूर, कैफीन। स्तंभक में अपनों ने बाह्य स्तंभक में पढ़ लिया टिंचर, आयोडीन और फिटकरी। आंतरिक स्तंभक में अपने खड़िया, कत्था और अफीम। मर्दन तेल में सरसों का तेल, तारपिन का तेल, तिल का तेल। ज्वर रोधी के अंदर एस्प्रिन, कुनेन और सैलिसिलिक अम्ल। कफोत्सक में अमोनिया, उड़नशील तेल। कफ रोधक में अफीम और बेलाडोना। एंटीडोट विषाग्न में साइनाइड विष के लिए लो लवण का अपने प्रयोग करते हैं। यह है राजा पशुओं के काम आने वाली सामान्य औषधियां और उसका पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक साथ मैं इसलिए नहीं करवा रहा राजा, क्यों? क्योंकि सारे एग्जाम्पल जब आप एक साथ पढ़ लेते हो ना, तो फिर बेबाजी रोड़ की दौड़ हो जाए, फिर तो किशोर की मैं ठोको और किशोर की मैं, इसलिए अपने इसको स्टेप में तोड़ लेंगे, 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, उससे अच्छा हो जाएगा। उसके आगे काफ़ी अभी औषधियाँ पड़ी है अपने पास। निश्चेतक पड़ी है, वमनकारी पड़ी है, कृमिहर पड़ी है, शामक, पीड़ाहारी, वातहारी, एंटीजायमेटिक, दुर्गंधनाशी, परजीवी घन, निंद्रावाहक, है ना। ये सारी काफी औषधियां और भी अपने पास हैं। इन औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले
पशुओं के लिए जो सामान्य औषधियां और उनके उपयोग अपनों ने आज पढ़े हैं 10 या 11 जो पॉइंट जनरल मेडिसिन फॉर एनिमल एंड देयर यूजेस। इन सभी के आप सुंदर नोट्स बनाओ, प्यारे नोट्स बनाओ और अच्छे अच्छे इनके नोट्स बना के शानदार सा वर्क करो, है ना। और 1% पक्का आएगा, 100% गारंटी है भाई। मैं कुआ लड़ कौन दिया पर्सन पर मेल दिया गोडो खड़े गोडो मेल लांगा पर्सन आवा गो पक्को आ थन मैं आज ही कुआ ध्यान रख लियो। और फिर मैं तने एक वीडियो और डाल के बता दूं भाई जी और पर्सन आ गयो, समझ गया नहीं बात। तो भाजी आंगा सोना सा नोट्स बना लियो, सोना सोना कॉपी में छाप लियो और अच्छा याद और कर लियो। पढ़ो पढ़ो सागे गुणों भी नहीं, हाँ सोना याद कर लियो भाजी, सोना नोट्स बनाओ, सुनो पेपर दो, सिलेक्शन कराओ और महादेव का आशीर्वाद बना रहे सभी पे, है ना। हाँ तो माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक आप पहुंचे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।